डाइऑक्साइड लेते हैं उसमें बाहर निकाल देते हैं। जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो पार्ट हमारे सेल्स में यूज होता है, बाकी कहते हैं ना 21 दिया है तो उसमें से 16% बाहर छोड़ देते हैं। देखिए व्हाट कॉजेज हाइपोकैप्निया। हाइपोकैप्निया के क्या कारण है, हाइपोकैप्निया कैसे होती है? हाइपोकैप्निया को समझ रहे हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, और हाइपर कैप्निया क्या होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। हाइपर कैप्निया, कैप्निया जैसे जैसे आगे पड़ेगा स्लीप एप्निया। स्लीप एप्निया में भी क्या होता है, लोग खराटे लेते हैं, सांस नहीं आती है, झटके लेते रहते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक खराटे लेते हैं। सर उसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई सो रहा हो, सोते सोते उसको एकदम ऐसे झटके में आना। सर हमें कोई उसके हार्ट को भी ब्लड प्रॉपर जब नहीं मिलता है तो क्या करेगा, जब सर जैसे हम सो रहे हैं, हाँ हमें एकदम से बॉडी ऐसी होती, कभी कभी जगती टाइम भी होती है। ऐसा ना, ये ब्लड का जो फ्लो है, मैंने क्या बताया अभी तक आप यही पढ़ रहे हैं ना, सारे शरीर में ब्लड के फ्लो से हमारी जितनी नर्व्स है, जितनी वेन्स है, जितनी अगर ये ब्लड चलेगा इसमें तभी हम ताकत महसूस करते हैं। यानी ब्लड कहीं भी किसी भी पार्ट में रुक जाएगा तो क्या महसूस होगा, आपको झटका ही लगेगा, क्योंकि ब्लड रुका तो झटका, यानी ऑक्सीजन नहीं मिले प्रॉपर। जब नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन लेने के लिए आपको जगना पड़ेगा, मुँह से लेना पड़ेगा प्रॉपर, आपको बॉडी को एक्सलेट होना पड़ेगा। तो सर खर्राटे क्यों होते हैं? खराटे में क्या होते हैं, जो हमारे सांस लेने की विधि है क्या है, मुंह से सांस जाने लगती है, यानी कि रोज की जो हमारी जाने की सर ये बहुत तेज खराटे लेते हैं। रोज ब्लॉक हो जाती है, कई लोगों की नाक बंद होने की वजह से मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो सर हमें नाक बंद हो जाती है, सोते टाइम हमेशा बंद हो जाती है, खराटे लेते हो, क्योंकि जब आपकी सांस किससे जाने लगती है, श्वास नली और आहार नली तो एक ही बात है। सोल्यूशन है फैट अपने फैट को कम करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाओ, ब्लड को पतला करो। सर जब नाक ही बंद हो जाती थी तो फैट ही है, फैट से तो होता ही खर्राटे। फैट घटाएंगे तभी आपका सही होगा, फैट घटाएं, और जो डाइट है अपनी डाइट में अगर ऐसी डाइट सैलेड वगैरह प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ब्लड का ना हो। और पतले लोग के खर्राटे हैं, कारण होते हैं, ऐसा नहीं, थकान से भी होता है बहुत। नाक किसी के भी नजर पॉलिप बढ़ जाते हैं, नजर पॉलिप बढ़ गए, नाक बंद हो गई, सांस नहीं जा रही है, वो भी हो जाएगी। बहुत लोग मुंह खोल के भी सोते हैं भाई सर। मुँह खोल के अभी पढ़ेंगे ना, स्लीप एप्निया पढ़ते हैं ना, सोते समय मुँह खोल के सांस लेना, यानी नाक से सर नहीं है, सो रहे हैं मुंह खुला है। सर ये बताइए, जैसे आपने बोला कि और भी कारण है। जैसे नाक अगर बंद है, मुंह तो नहीं, सांस हो नहीं सकता, एक हो ही नहीं सकता, नाक में तो मुँह में तो सर मुंह बात नहीं चलिए ठीक है, हाँ। लेकिन नाक खुले लेकिन फिर भी खराटे ले रहे हो। हाँ कह तो रहे हैं, दूसरे कारण भी है। दूसरे कारण है कि जो हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, अगर पंपिंग सही नहीं होती है तो क्या करेंगे आप, मुँह से भी सांस लेंगे और नाक से भी सांस लेंगे, दोनों से लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जब नहीं मिलेगी तो आप क्या करते हैं, ताकत लगाते हैं, इसके लिए सांस लेकर के आप पूर्ति करने के लिए, तो उसी समय आपको खराटे भी आना स्टार्ट जाते हैं। यानी जब हम लेटते हैं तो लेटते समय क्या होता है, आपको जो ऐसे लेटते हैं पूरा प्रेशर किसके ऊपर जा रहा है, आपके लंग्स और हार्ट के ऊपर जा रहा है। जैसे खाना खा लिया और खाना खा के लेटते हैं तो आप ये देखना एब्डोमिनल कैविटी का पूरा हाथ किसके ऊपर जाता है, लंग्स और हार्ट पे जाता है। जिनका फैट बहुत ज़्यादा होता है, पेटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है वो दबता है, दबने से भी, प्रेशर पड़ने से भी हमें खराटे आने लगते हैं। इसलिए लगेगा ना, फैट एक नज़र में ढूंढो तो फैट अगर ज़्यादा है तो खराटे आने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि ये हमारे सब पापा में को नहीं बहुत फैट भी आते हैं। क्योंकि हमारे पापा को बहुत खर्राटे हैं, आपके पापा वो सब बहुत तेज थे जाते जल्दी। हैं, खर्राटे लेते लेते सांस बढ़ जाते हैं। जल्दी नहीं हेल्दी हेल्दी नहीं। थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा से। और सर ये क्या होता है, खर्राटे लेते लेते सांस बढ़ जाना? सीधी बात, सांस बढ़िए ना, सांस अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, आपकी श्वास लेने में शुरू हो जाता है, बहुत बार मतलब हमारे गले से नीचे सांस नहीं जाती कई बार, तो जगह जाएंगे, जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए। हेलो, हाँ बिल्कुल। सो रहे हैं एकदम से खराटे लेते लेते सांस बढ़ जाएगी, उठ के बैठ गए।
कॉलेज में आ गए। कल हाइपोकार्बनिया, मैंने कहा था इसको दो शब्दों जानते हैं, हाइपोकार्बनिया या हाइपोकार्बनिया भी कहते हैं, यानी कार्ब से समझ में आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखो व्हाट कॉजेज हाइपोकैप्निया, हाइपोकैप्निया CAPNIA, हाइपोकैप्निया। देखो हाइपर वेंटिलेशन, देखो सब लिखोगे तो सीखोगे ना। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन किस नंबर से तुम्हारा, ये किस नंबर से? फिर इसको ठीक है, प्रैक्टिकल आपको क्या नहीं, इसको वो सब पर इसकी कॉपी चेक करेंगे ना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। क्या मैं वो कोड लग गई थी स्पेलिंग वाली लिखी। हाइपर वेंटिलेशन, द मोस्ट कॉमन काज, देखो द मोस्ट कॉमन काज तो भी कॉपी इज ब्रीदिंग, too deeply, breathing too deeply or rapidly, which removes CO2, which removes CO2। बातें कर लो, उसके बाद जब हम पूछते हैं तो बैठ के इधर बगल झाँको उधर बगल झाँको, जितनी देर बैठे उतनी 4-6 लाइनें लिखनी है, लिखो। 20-25 मिनट का क्लास है, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट हो, तो उसके बाद बाहर एंजॉय करो, खेलो कूदो, जाके क्या करना, ज़्यादा मत पढ़ा करो, लेकिन जितनी देर बैठो उतनी देर तो पढ़ लो। हम अभी हम फ्री होकर फोन करें, हम कहीं पे अभी क्या लिखा है? व्हाट कॉजेज हाइपोकैप्निया में क्या लिखा कॉज में? द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ब्रीदिंग, क्या होती ब्रीदिंग बताइए, हाइपोकैप्निया में क्या होगा? ना सुन रहे हो ना लिख रहे हो तो क्या मतलब है? खाली क्लास में बैठ के क्या मुद्दत बनने से क्या फायदा है? एक कुछ तो शब्दों को तो समझ लो। हाई अब शब्द भी नहीं समझना चाहते हो तो क्या मतलब है, क्या बैठ के आता है? जब सब नेट पे ही पढ़ना है, सब यूट्यूब पे ही पढ़ना है तो क्या मतलब थोड़ी है। बाबा जी बन के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, बैठो बन। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रीदिंग टू डीपली और रैपिडली, देखो डीपली और रैपिडली, विच रिमूव CO2 फ्रॉम द लंग्स and blood faster than the body can, देखो CO2 from the lungs and blood faster than the body can produce it। यहाँ पर मैं नीचे लिखो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, तो उसमें आगे लिखो एंजाइटी, एंजाइटी ANXIETY, एंजाइटी, पैनिक अटैक, कैन ट्रिगर हाइपरवेंटिलेशन। और भी यहाँ पे लिख लो, बहुत सारे यहाँ पे नहीं, क्या लिखा है? एंजाइटी, देखो अदर कॉजेज में लिखो प्रोलॉन्ग हाइपो, देखो प्रोलॉन्ग
फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, मतलब कोई स्ट्रेस अगर लगातार बना रहेगा तो क्या होगा, ऐसे में एंजाइटी होगी। जब एंजाइटी होती है उस दौरान भी हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की तेज जो ब्रीदिंग होने लगती है, नहीं होते हैं कोई अगर घबराहट या उसमें होता है तो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। तो जल्दी जल्दी जब वेंटिलेशन आप करते हैं तो उस दौरान आपकी ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है। उससे क्या होता है, डिजीनेस और दिक्कतें होती हैं। देखो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, ये टॉपिक है तुम्हारे लिए, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन सुनते खूब हो गए, थोड़ा सा शब्दों को पढ़ लेना। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन जैसे ऑक्सीजन का मुंह से लेना, ठीक है। दूसरा वेंटिलेटर, तीसरा क्या है, एक पाइप लगाते हैं तो क्या कहते हैं, पाइप, तो हाँ पाइप बोलते हैं उसे, मतलब द्वारा, इसके द्वारा पाइप लगा कर प्रेशर देते हैं कि लंग्स अगर नहीं खींच पा रहे हैं, थोड़ा बाहर से प्रेशर दे दिया जाए तो लंग्स जो है ऑक्सीजन अंदर जाने लगे। तो आर्टिफिशियल में 3 तरीके, एक तो ओरल ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन आप लगा देते हैं, मास्क रख देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दे देते हैं या कंसनट्रेटर दे देते हैं, जैसे भी ऑक्सीजन मिल जाए। तो प्लेन ऑक्सीजन मास्क लगा करके जाएगी, एक आर्टिफिशियल तरीका ये है। दूसरा क्या है, पाइपेप है। पाइपेप में क्या होता है, एक मशीन होती है जो थोड़ा सा प्रेशर देगी और आपके लंग्स के अंदर डालने का काम करेगी। तीसरा क्या होता है, बहुत कॉमन है, क्या कहते हैं, बिल्कुल इमरजेंसी में किस पे डाल दिया, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में क्या होता है, सीधे सांस नली से कनेक्ट करके मशीन से जोड़ देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट वो आर्टिफिशियल लंग्स का काम ही एक तरीके से होने लगता है। मतलब जब तक वो चाहें तब तक घटियाते रहें, आपको 2-4-6 दिन ऐसे ही जिंदा रख सकते हैं। हाँ, मतलब है कुछ नहीं, जैसे वो मशीन हटाएंगे वैसे आप डेड बॉडी ही है। अरे वो पैसे खाली खाली बॉडी गर्म रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाती है। इमरजेंसी के लिए अच्छा होता है, एक्सीडेंटल केस के लिए बहुत रामबाण है। जैसे किसी एक्सीडेंट हो गया, उसका आगे काम नहीं कर रहा तो टेम्परेरी लगाई और बॉडी को रिपेयर करेगा। उस दौरान वेंटिलेटर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मतलब प्लस है तो माइनस भी है। प्लस ही ज़्यादा है, माइनस कुछ भी नहीं है। वेंटिलेटर बहुत आवश्यक चीज़ है कि अगर इमरजेंसी टैकल करना है तो वेंटिलेटर चाहिए। भाई इमरजेंसी कैसे टैकल करेगा, ऐसा तो नहीं कार्बन मतलब ऑक्सीजन डायरेक्ट चली जाएगी, उस दौरान वेंटिलेटर की जरूरत है। तो देखो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, लिख लो लैंग्वेज में लिख लो, मतलब तो 3 ही है, यही पढ़ना है। इन्वॉल्व्स मैनुअली आर मैकेनिकली, मैनुअली आर मैकेनिकली फोर्सिंग एयर, लिख लो। इतना सी नोट एग्जाम में नोट सबमिट नहीं होंगे, ये पहले मैं बता दूँ। एग्ज़ाम में PDF फाइल नहीं जमा होगी, एग्ज़ाम में कॉपी पे क्वेश्चन को लिखना ही होगा। और अगर आप ये शब्द नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लिखने में वहाँ दिक्कत होगी, फिर आपको स्लीप अपनिया ही गलत लिखा जाएगा। अगर अपनिया ही आप गलत लिखे हो तो क्या मार्क्स देगा टीचर? फिर आप शब्दों को ही जब गलत लिखेंगे तो आज लिखना नहीं तुम चाहते हो तो एग्ज़ाम में क्या ऊपर से याद नहीं करके आओगे। आज लिखोगे, नहीं समझ आएगा तो देखोगे, पढ़ोगे, जानो। दूसरा, आपको फील्ड में प्रैक्टिस करने जाओगे, आप मरीज़ के ऊपर बच्चे पे लिखोगे कि आपको हाइपरटेंसिया है, आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो वेंटिलेशन लिखना आना चाहिए, सब शब्द आने चाहिए। खाली मतलब बैठ करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ का टाइम खराब काहे कर रहे हो। मैकेनिकली फोर्सिंग एयर इनटू द लंग्स टू मेंटेन गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज करते बेटा बताओ? गैस एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज होगा? हाँ? हेलो, हाँ जी, हाँ तो का दिया था। हाँ डेट अभी फोन आया था, डेट गलत हो गई, फिर हम अभी नहीं होंगे तो हम आके अभी कर देंगे। मैं तो अभी क्लास में हूँ, 5 बजे क्लास में छोड़ूंगा तभी आप होगा।
पूर्व हो इसलिए बहुत नहीं हुआ। हाँ नहीं तो मैं अभी वहाँ बगल में नहीं हूँ, मैं वहाँ जहाँ से आऊँगा। हाँ हाँ दूसरा चेक दे दी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ दूसरा चेक भर ले, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। देखो व्हेन नेचुरल ब्रीदिंग फेल्स, जब नेचुरल ब्रीदिंग फेल्स हो जाती है तब क्या जरूरत पड़ती है? आर्टिफिशियल की जरूरत पड़ती है। देखो व्हेन नेचुरल ब्रीदिंग फेल्स, R is absent, typically to prevent death, from drowning, choking or cardiac arrest. देखो typically to prevent death from drowning, choking, हाँ बताओ एक्सचेंज की बात लिखो, क्या लिखा था? गैस एक्सचेंज, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन नेचुरल ब्रीदिंग, आगे लिखो व्हेन नेचुरल ब्रीदिंग फेल्स, R is absent, R is absent, या तो फेल हो गई, एब्सेंट हो गई, जो भी कारण है। टिपिकली टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट? डेथ फ्रॉम ड्रॉविंग, का मतलब गिरना, कम हो जाना, ड्रॉविंग, चोकिंग और कार्डियक अरेस्ट। टिपिकली टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम ड्रॉविंग, चोकिंग और कार्डियक अरेस्ट। द फिजियोलॉजी behind it, the physiology behind it is to circumvent, circumference होता है जैसे वैसे, हाँ तो circumference नहीं लिखना है, ये वेंटिलेशन करने के होता है circumvent, देखो circumvent, चारों तरफ वेंटिलेशन में circumvent the body is paralyzed, respiratory muscles, or airway obstruction, and provide the necessary pulmonary ventilation. Muscles are airway obstruction and provide the necessary pulmonary ventilation, to support the heart, the continued functioning. Ventilation to support the heart continued functioning until spontaneous breathing is restored. ठीक है, इतना अगर लिखना है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरत है, क्या है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ये कि जब ऑक्सीजन यानी हमारी अंदर जाना किसी भी कारण से बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल जो प्रोसेस है उसकी ज़रूरत है। अब इनमें लिखने के लिए डिफिनेशन है खाली, बाकी तो दिमाग में तुम्हारे है ही है कि आर्टिफिशियल क्या ज़रूरत है। जब नहीं ऑक्सीजन जाएगी तभी ज़रूरत होगी। कॉज क्या होंगे, या तो एयरवेज बंद हो रहा है, या ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो गई है,
या कोई ट्रॉमा हो गया ऐसा जिसके कारण सांस हम ले नहीं पा रहे, तो उस अवस्था में हमको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की प्रोसेस की जरूरत है। तो कोई ज़रूरी है कि लंग्स में ही दिक्कत हो, तभी हो सकता है हमारे नाक में दिक्कत हो जाए, हमारे गले में दिक्कत हो जाए। बहुत सारे कारणों से हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस की जरूरत होती है। मतलब ये आवश्यक नहीं कि खाली हमारा लंग्स ही खराब हो या हमारा एयरवेज ही खराब हो, बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको जो है ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। मुझे लंबे चौड़े काम लिखने की जरूरत नहीं है। मैनुअल मेथड में क्या होता है, अभी दिखाया था मैनुअल मेथड। मैनुअल में क्या करेंगे, अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हो तो हो गया, मतलब आर्टिफिशियल हो गया। मैनुअल में क्या होगा, मुंह से सांस देते नहीं है, जैसे प्यार करते हैं तो हार्ट का करते हैं, जब अपनी आते तो क्या करते हैं, बाई माउथ। ये मैनुअल है, मुंह से ऑक्सीजन देना। सर इसको पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? इसको माउथ टू माउथ सांस। बस मैनुअल प्रोसेस आता इसका ऑक्सीजन देने का, माउथ टू माउथ मैनुअल प्रोसेस में कोई नाम नहीं, जैसे वेंटिलेटर नाम है, बाईपैप नाम है, ये मैनुअल है। माउथ से माउथ देना मतलब मैनुअल प्रोसेस है, कोई इसका नाम नहीं, कोई वर्डिंग नहीं। देख लीजिए जो चीज़ें ऊपर से है खत्म है, कलम पीडीएफ के दे देंगे, लंच खत्म हो जाएगा, बताइएगा। रोक दी क्या? नहीं, मैकेनिक्स ऑफ रेस्पायरेशन ये पढ़ लिया था, पहला चैप्टर था आपका मैकेनिक्स ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। मैकेनिकल रेस्पिरेशन समझ में आ गया था, नहीं आया? क्या था मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, बताओ। पढ़ तो लिया, लेकिन कुछ आना भी चाहिए, चैप्टर खत्म हो गया मान लीजिए। हाँ ठीक है, मैकेनिक्स में क्या था, कैसे मतलब सांस लेते हैं, वो एक प्रोसेस पूरा, ठीक है, मतलब ठीक है, पढ़ लेना करते। फिर लंग्स वायलुमेंट एक्चुअली पढ़ लिया कि लंग्स अपने ऑक्सीजन को एक बार में लेता है, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टर, रेस्पिरेटरी गैसेज, पल्मोनरी सिस्टम में कौन सी गैसेज जाती हैं, कितनी इन्वॉल्व होती है, कितनी बाहर जाती है, तो ऑक्सीजन कितने लेते हैं एटमॉस्फेयर से, मुझे तुमसे क्या बेटा ऑक्सीजन कितने लेते हैं? हम उसको भी समझाते हैं, केवल 20 में बैठे होता है बात। सर अभी एक बार बोले आप हमें को, ये तुम्हारे लिए, कोई हमारे लिए भी तो मायने नहीं रखता है। क्लास से शुरू करोगे, ये करेंगे तो समझोगे, इसको तो समझोगे। ये शालीनता तो आपके हाथ में है, रिस्पेक्ट आपके हाथ में है, आप इसको लेना चाहते हैं या आप नहीं लेना चाहते हैं, वो आपके मन में है। लेकिन जितनी देर शांत बैठो, कुछ करना थोड़ी है, हम बैठे वो पढ़ना नहीं, तो हम कुछ कह नहीं रहे, तो मुझे पता है आप पढ़ लोगे, मैं सब जाना, वो छोटा सिलेबस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लोगे, आराम से एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट
थोड़ी शिष्टाचार में रहो, कुछ अच्छा लगता है वो। हम ये नहीं कह रहे आप हमको रोक नहीं रहे हैं, हमारा बोलने का कोई उद्देश्य कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन था फैक्टर अफेक्टिंग एस्पायरेशन। कल से अलग अलग बैठना, जितनी देर हम पढ़ाएं नहीं, कल से एक से छोड़ के बैठ लेना, जितनी देर पढ़ाएं उतनी अलग अलग बैठ लेना, उसके बाद फिर एक बार बैठ लेना। हम कुछ रोक थोड़ी रहे भाई, जितनी देर में तुम्हें दिक्कत है क्या खाली, फिर मेरे क्लास में 35 मिनट में ही तुमको सारी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। 35 मिनट आप इधर बैठ लेना, अलग अलग बैठ लेना तो दिक्कत आएगी नहीं है। बगल में रहोगे तो दिक्कत आएगी कि आप आपसे मित्रता है, आपकी जो भी है, लेकिन मित्रता में रहने दें, शालीनता में मित्रता करिए, अच्छी लगेगी। हम आपसे ज़्यादा फ्रैंक हैं, यह बात मत हम बहुत मतलब आपको ये ना सोचेगा हम बहुत बैकवर्ड मानसिकता है कि नहीं, हम आपसे ज़्यादा मॉडर्न हैं। यस सर। लेकिन हम मॉडर्नेशन को गंदगी के तरीके से नहीं देखा जाए, हम मॉडर्नेशन को अच्छे तरीके से देखा जाए। मॉडर्न बनो लेकिन शिष्टाचार बनो। हम आपसे ज़्यादा मॉडर्न है, ऐसी बात नहीं। अपनी क्लिनिक की आके देखना, मैं बहुत अच्छे से मॉडर्न रहता हूँ, खूब बातें करता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ जिसकी ज़रूरत है तो वहाँ वही बात करें। ये आप ही सीखो, आपको जितनी जहाँ ज़रूरत है इज्जत मिलेगी इससे। ठीक है, आज आपको नहीं लग रहा है इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये आपकी आदत में आता जाएगा तो ये आपकी आदत बन जाएगी। जो चीज़ जैसी है वैसी रहेगा। बताइए, अच्छा डिसऑर्डर अभी पढ़ लियो, सब पढ़ लियो, ये बताओ डिसऑर्डर और रेस्पिरेशन, क्या क्या डिसऑर्डर हो गया रेस्पिरेशन में, बताओ। चैप्टर तो हो गया, क्या क्या डिसऑर्डर बताओ, बताओ क्या होंगे, कौन से डिसऑर्डर होंगे बताओ। हाँ हाँ एपनिया, हाँ वो क्या हो जाएगा डिसऑर्डर। और 3 है इसी में लिखा है, तुम्हारे सिलेबस में लिखा है, वही पूछ रहे हैं, वो भी तुम्हें नहीं पता है, पढ़ते क्या हो। हम तो वही अभी पूछे जो तुम्हारे सिलेबस में का वही पूछ रहे हैं, हम नहीं तो कुछ पूछे नहीं, तब भी तो अपना सिलेबस तक तो देखते नहीं कि तुम्हें पढ़ना क्या है। तो अब लंग वायलिन की बात करते हैं। लंग वायलिन क्या एक बार में कितने ऑक्सीजन लेती है? 150 14,000 किलो लीटर या मिलीलीटर? कितने होगी, लीटर में होगी कि मिलीलीटर में होगी? 500 केवल 500 ml ही होती है। Yes, sir. मैक्सिमम 500 ml, तो बोलता है कि हज़ारों में कहाँ हो जाएगी, तब लग तो भैंस का भी नहीं होता। सर देखो मित्रता 500 ml 500 ml एक बार में लेते हैं। और 1500 ml क्या होता है? लंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड करते हैं? जब डायफ्राम फैलता है तभी हम लंग हवा हमारे अंदर जाती है। और सर जब झटके खींचते से हैं तो डायफ्राम ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। Yes, सांस sir. खींचते हैं तो देखो नीचे होता है, छोड़ते हैं तो ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो लंग्स किससे चलता है? लंग्स डायफ्राम से चलता है, मसल से। किसकी मसल से चलता है? हमारी जब कुछ नहीं चल पाता डायफ्राम तो किसको चलाते हैं? हमारी रिब्स चलती हैं, रिब्स दबने लगती हैं, उससे जो है सांस लेना हम स्टार्ट करते हैं। लंग्स नहीं चलता है, लंग्स को चलाने के लिए हमारे शरीर के डायफ्राम को काम होता है। इसलिए जब डायफ्राम पे ज़्यादा कहीं चोट लग जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो आर्टिफिशियल हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब आर्टिफिशियल ज़रूरत नहीं, लंग्स मैंने क्या कहता है लंग्स में ही कोई इन्फेक्शन हो इसलिए नहीं। अगर हमारा डायफ्राम भी अगर गड़बड़ हो जाए जिससे कि हमारा लंग्स चलता है ऊपर नीचे, तो भी हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लंग्स को कौन चलाता है बताओ? लंग्स को कौन चलाता है? किसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर बढ़ती जाती है? कोई आर्गन होगा, उसका नाम होगा कुछ, डायफ्राम। ठीक है, मान लिया डायफ्राम जब नहीं काम करता तब कौन करता है? रिब्स।
जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, डायफ्राम पे लोड ज़्यादा होता है, उस दौरान रिब्स काम कर रही है। एक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते थे कि आप डायफ्राम बात करें तो उस दौरान तो डायफ्राम आपका काम करेगा नहीं, छोटे लोड होता है, तो रिब्स हमारी जो है हेल्प करती है लंग्स को चलाने में। ट्रैकिया किसे कहते हैं बताओ? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, वो भी पूछ रहे हैं जो पढ़े हो। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? ट्रैकिया के अंदर होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं उसके। क्या होता है? एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, फिर नीचे सांस जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कब बनाया था चुपना था, 2 पार्ट में फट जाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। फिर उसके अंदर ब्रोंकाई में क्या बनती है? छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं? एल्वुलाई। एल्वुलाई कनेक्ट ब्लड से होती हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और ब्लड को ऑक्सीजन दे देती हैं। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। ब्लड में कौन लेके जाता है? ब्लड में कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको देता है जाके? सेल्स को देता है। सेल्स में कौन यूज करता है ऑक्सीजन को? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? रिएक्शन होती है, पढ़ा होगा, क्रेब्स चक्र में पढ़ा होगा, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाती है। यही ऊर्जा है, इसी से हमारा शरीर चलता है। फिर वहाँ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन लेके चलता है वहाँ से? उसे लेके तो जाना है, उसे भी हटाना तो है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाएगा? क्यों? जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कौन ले जाएगा बेटा? कौन लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को? ब्लड लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? एल्वुलाई के पास। ब्लड कहाँ लेके जाएगा? एल्वुलाई के पास। तो ब्लड में कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। सेल से कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करेगा और अपने साथ लेके कहाँ जाएगा? एल्वुलाई के पास। कि ब्लड एट लास्ट जा वही रहा, तो एल्वुलाई क्या करी? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आउट हो। ये कहता है, ये मैकेनिक्स जो बात कर रहे थे ना, पूरी एक प्रोसेस है, एक नज़र में आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाते हैं। क्या सॉल्व होते हैं? एल्वुलाई क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है, कैसे बनती है, पूरी एक प्रोसेस आपके दिमाग में आ गई। इसमें आंकन भी आ गए, इसमें पूरी प्रक्रिया भी। तो जो पहला क्वेश्चन है कि मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, यही मैकेनिक्स है रेस्पिरेशन। पूरी एक नज़र में आपने अपने दिमाग में फिट कर दिया कि रेस्पिरेशन की मैकेनिक्स कोई पूछेगा तो आप एक बार भी बता देते, रुको नहीं, वहाँ पे शुरू करो तो आखिरी बता दो कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चली गई। आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से दिमाग में रिवाइज हो। फिर अब इसमें लंग्स, वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये छोटे छोटे पार्ट है। जो क्या है? पल्मोनरी, ट्यूबरकुलेशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन। वही ट्रांसपोर्ट किसको है? ऑक्सीजन गैस। और छोटे छोटे पार्ट बता रहे हैं। हमने आपको एक बार में बताया, उसी के 5 क्वेश्चन बताया। क्या बताया? पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब वही जो बता रहा है कि गैस को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, एक क्वेश्चन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? यही 2 गैस होती हैं। बाकी गैसें तो जितनी हम एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं, लेकिन जो इससे लेते हैं वैसे बाहर निकल जाता है। यूज कौन होता है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर जो लेते हैं उसमें 1.3% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन ज़्यादातर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही, ऑक्सीजन ही होती है। कितनी होती है ऑक्सीजन? एटमॉस्फेयर से जब लेते हैं हवा कितनी होती है? कितनी होती है बताओ? नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है? अरे बताइए। 78% नाइट्रोजन है, 21% बाकी अदर छोटी छोटी अदर होती है। ये सारा जब इनहेल करते हैं तो सारी हवा हमारे अंदर जाती है। अभी हमने बताया था कि वेंटिलेशन बताया, पल्मोनरी वेंटिलेशन एक वर्ड आता है, बताओगे पल्मोनरी वेंटिलेशन? वेंटिलेशन किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना और फिर उसी तरीके से बाहर निकालना, इसे क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। इस कमरे में वेंटिलेशन की बात जब करते हैं तो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से जो हवा यहाँ आई है, ठीक है, और यहाँ से बाहर की तरफ हवा यहाँ की निकल के गई है,
इसे कहते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन। तो ऐसे हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन है कि जैसे हम हवा को अंदर लेते हैं वैसे ही बाहर निकालते हैं, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर डिफिनेशन में पल्मोनरी उसकी लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिव रेस्पिरेशन में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पिरेशन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स में इन्फेक्शन कोई हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, ऑक्सीजन अगर कम मिल रही है तो भी दिक्कत होगी, ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। ये अगर कॉज लिखने के लिए आएंगे तो 4-5 कॉज लिख दीजिए कि ये कॉज हो सकते हैं। फिर था हाइपोक्सिया, हाइपर पढ़ाई अभी पढ़ाई, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हाइपर कैप्निया में वही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, और हाइपोकार्बनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे दौड़ने वाले, जल्दी ब्रीथ करने वाले, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, जल्दी निकल जाती है बाहर, कम हो जाती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आपको बताया कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में क्या है, जब 3-4 कारण बताएं, इन कारणों से अगर हमारी सांस अंदर नहीं जा रही है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैनुअल भी है और मैकेनिकल। आर्टिफिशियल भी मैनुअल में क्या, माउथ टू माउथ जो ऑक्सीजन देते हैं वो मैनुअल है, और बाकी जो ऑक्सीजन से देते हैं, वेंटिलेटर से देते हैं, या लंग मशीन होती है जो जिसे बाइकअप कहते हैं, वो लंग मशीन बोलते हैं कि हवा को अंदर डालने का, प्रेशर देने का काम करते हैं। स्लीप, CPR, कार्डियक जो पल्मोनरी होती है उनको हम क्या करते हैं, प्रेशर दे के करते हैं कार्डियक। हाँ, हाथिया भी देते हैं और दबाते हैं, जैसे कि हार्ट भी हमारा कम करते हैं, कार्डियक कहते हैं, ठीक है। इससे हार्ट काम नहीं करता है।